है। वेलकम टू यस। तो आज जो है सीएपीएफ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइव क्लास में। बाकी जो है सीएपीएफ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो है सीएपीएफ मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसका जो एग्जाम का डेट है, एग्जाम डेट वो आपको अगस्त में पड़ेगा। हमारे पास जो टाइम है फॉर नियर अबाउट 6 मंथ। अगर इन 6 महीनों में हम अच्छी तरह से तैयारी कर लें, अच्छी तरह से अगर हम प्रिपरेशन करें तो हम इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। क्या कह रहे थे, इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो फॉर्म का फिलअप आएगा अप्रैल महीने में, अगले महीने आ जाएगा अप्रैल में। तो 6 महीने का टाइम है। 4 अगस्त इसका जो है, अगर अगस्त में एग्जाम है लगभग 4 अगस्त को होगा। 4 अगस्त को एग्जाम है इसका सीएपीएफ का। इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगा एसी असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिलेगा आपको। इस हिसाब से अगर असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट अगर आपको चाहिए, अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स। इसमें जो टॉपिक है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2 तरह का पेपर होता है। 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पहले इस पर चर्चा कर लेंगे फिर क्लास जो शुरू करेंगे। ठीक है, इसका जो है पहले इसके बारे में पहले देख लें। पेपर इसमें 2 पेपर होता है सीएपीएफ में। सीएपीएफ में 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होता है। पेपर 1 में आपको ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब जो है आप जिस तरह से नॉर्मल एग्जाम देते हैं, 4 आपको पूछा जाता है, 4 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन सही को चुना जाता है। 4 ऑप्शन हो गया, ऑप्शनल ऑप्शन होगा। पेपर 2 में जो होता है वो आपको ऐसे राइटिंग होता है, ऐसे होता है इंग्लिश और माध्यम का। पेपर 2 में जो होता है इंग्लिश और हिंदी 2 माध्यम होता है। पेपर 2 में इंग्लिश और हिंदी माध्यम होता है, 2 माध्यम से पेपर लिया जाता है। आपको हिंदी अगर चूज करेंगे तो हिंदी, लेकिन इसमें जो कंपलसरी है आपको ऐसे और पेपर 2 में जो है ऐसे हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। आपका कंप्रीहेंशन होता है। इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 होता है, दोनों एक ही दिन होता है पेपर 1। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में वो 250 नंबर का होता है, 250 नंबरों का होता है। और पेपर 2 लगभग ये 200 नंबर का होता है। तो ये जो है आपको पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शन पेपर रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करिए। आज 4 अगस्त की तैयारी, 4 अगस्त की तैयारी जो है
आपको CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बना देगा। जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप आगे निकलेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें जीएस से पूछा जाएगा। जीएस जनरल साइंस या जनरल स्टडी भी करो, इसमें जीएस में आपको हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स। ठीक है, आपका डाटा इंडिकेट पूछा जाएगा, मैथ में पूछा जाएगा डाटा इंडिकेट, डाटा पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग, ये सारी चीजें पेपर 1 में पूछा जाएगा। तो मोस्ट रूप से पहले फिर पेपर 1 की तैयारी करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में हम, ये हमारा है पेपर 1 का जो, तो आज हम जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं CAPF का, तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे, इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी से शुरू करेंगे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, भारत में जो लागू है वह क्या लागू है? भारतीय राज्य व्यवस्था जो पूर्णतः लागू है, प्रभावित है, ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक प्रणाली से प्रभावित है या लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र, आगे के क्लास में हम जो है पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि जो शासन का रूप है, पार्ट ऑफ गवर्नेंस, तो उसमें कौन कौन से शासन प्रणाली आते हैं। डेमोक्रेसी, आपका ब्यूरोक्रेसी हो जाता है, प्लूटोक्रेसी होता है, तो बहुत सारे ऐसे शासन प्रणाली हैं जो लागू है, थियोक्रेसी है। और उन शासन प्रणालियों को दरकिनार करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रणाली अपनाया गया है वह डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है, आपका जो मेन रूल, अगर बात करें पेपर 2 की, तो कंप्रिहेंशन है, आपका एसे है, एसे में ये काम आएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक पर गौर करते हुए जाएंगे, गौर करते रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, कब से तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, भारत तो याद होगा 15th भारत इंडिया बिकम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947 and India become republican country on 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश के रूप में बना, गणतंत्र भारत, क्या बोलता है, गणतंत्र भारत बना। यानी यह जो है, इसके पास सार्वभौमिकता अपने आप आ गई। यानी जो है उसको करे कि सारे नीतियों को, सारे निर्णयों को अपने आप लेने लगा। इसके पास जो है अपना संविधान बन गया। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में, ये संविधान में जो है चर्चा किया गया कौन सा शासन प्रणाली अपनाया जाए। तो भारतीय संविधान निर्माता ने भारतीय राज्य व्यवस्था में डेमोक्रेटिक प्रणाली को चुना।
अब ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि डेमोक्रेटिक प्रणाली को ही क्यों चुना। तो डेमोक्रेटिक प्रणाली को भारत जो उपनिवेश था, उपनिवेश किसका था? भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक प्रणाली था, डेमोक्रेटिक प्रणाली अपनाया हुआ था, तो सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का रहा। इसका जो है आगे हम देखेंगे 90 एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये इसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को अपनाया गया और पूर्णतः जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान इस पर आधारित है। इस पर भारत शासन अधिनियम का बहुत सारे धाराएं जो है इसमें भारतीय संविधान में लागू है। भारत शासन अधिनियम का भारत शासन अधिनियम का बहुत सारे जो है 1935 का लागू है। तो भारत संविधान बना, संविधान बनने के लिए पहले संविधान बना, संविधान बनाने के लिए क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, उसके लिए चुनाव कराया गया। समृद्ध भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, लेकिन जो है मुस्लिम लीग अलग हो जाने के कारण ये संविधान को टूट करके 289 सदस्य रह गए। इसमें संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। 9 दिसंबर 1946 को इसमें जो है प्रथम अध्यक्ष किन्हें चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। और यह संविधान सभा जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, 18 दिन के समय के बाद भारत को एक संविधान दिया, लिखित रूप में संविधान दिया। इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां का जो संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद भारत को, स्वतंत्र भारत को एक लिखित संविधान दिया, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः देश में लागू कर दिया गया। ये भारतीय राज्य व्यवस्था में डेमोक्रेटिक प्रणाली के अंतर्गत संविधान को बनाया गया। अब क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेंगे।
डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम, भारतीय संविधान जब आप पढ़ेंगे, प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है क्या होता है, हम भारत के लोग, शुरुआत होता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के लोग, यहाँ डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र और गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्रात्मक, गणतंत्र, लोकतंत्र एंड गणतंत्र, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, पब्लिक, दो सिस्टम है। तो भारतीय संविधान में ये दोनों सिस्टम को अपनाया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब है बहुमत का शासन, लोकतंत्र, लोगों का शासन, यानी इसको कह सकते हैं लोगों का शासन, लोगों का शासन, इसे बहुमत का शासन भी बोल सकते हैं, बहुमत का शासन, जिसमें बहुमत रहेगा, जिसका बहुमत रहेगा वही शासन करेगा, बहुमत का शासन। ये जो व्यवस्था है डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत अपनाया है, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन के उपनिवेश होने के कारण भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया। भारत में क्या अपनाया गया? डेमोक्रेटिक सिस्टम, उपनिवेशी व्यवस्था होने के कारण अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में है जिसका बहुमत है। लेकिन ब्रिटेन में बहुमत का शासन है, यहाँ दो सदन होता है, दो सदन, दो सदन होता है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दोनों सदन, ठीक है। यहाँ ये दोनों सदन कहा जाता है इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि यह दोनों सदन कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि जो है कहे कि आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाना छोड़ करके बाकी सारी प्रक्रियाएं या जो सारा कार्य ये कर सकता है, ये इतना पावरफुल है। यहाँ जो है जुडिशरी क्या होता है, न्यायपालिका को तवज्जो नहीं दिया गया है। न्यायपालिका को जो आपका है सदन, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, इसके नीचे रखा गया, यानी जो कार्यपालिका है न्यायपालिका के ऊपर है, ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर है। तो कार्यपालिका अगर न्यायपालिका के ऊपर है तो बहुमत का शासन तो है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर है तो आपका जो है न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की 100% न्याय का बात नहीं कर सकते हैं, 100% न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ क्या है, राष्ट्राध्यक्ष जो है ब्रिटेन में क्या है, एक वंशानुगत है, वहां का राजा जो होता है वंशानुगत होता है। न्यायपालिका को नीचे रखा गया। अब इंडिया में क्या है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है, इंडिया में डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक दोनों है, दोनों व्यवस्था क्या होता है शामिल है। इंडिया में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हावी है, ठीक है। गणतंत्र थोड़ा सा देखें, रिपब्लिक जो होता है इसमें जो कहता है बहुमत का शासन, बहुमत का शासन इस गणतंत्र में भी है, लेकिन इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो लोगों का न्याय, जो लोगों का अधिकार है उस पर जो है जोर नहीं दिया गया। गणतंत्र में क्या किया गया है, लोगों
इसमें जो है गण हावी है, गणतंत्र लोकतंत्र, इसमें जो है लोग हावी है, इसमें जो है यानी इसमें जो है इसमें लोगों के अधिकार, लोगों के हितों की रक्षा के लिए, हितों का पर जोर दिया गया है, लोगों के हितों पर जोर दिया गया है। इसीलिए इस व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स पर जोर दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, यह व्यवस्था जो है गणतंत्र अमेरिका अपनाता है, अमेरिका अपनाता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है अमेरिका अपनाता है, इसीलिए भारत इससे प्रभावित होकर के भारतीय संविधान के भाग 3 में इसकी व्यवस्था किया, फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था किया, फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था किया। तो भाई हमारे यहाँ तो है बहुमत का शासन है, हमारे यहाँ बहुमत का शासन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कैसा होगा, राष्ट्रपति होंगे, हमारा जो होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, लेकिन इसके वंशानुगत अनुसार नहीं होगा। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वंशानुगत नहीं होगा, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा यह निर्वाचित होगा, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। यहाँ जो होता है ब्रिटेन में वंशानुगत होता है, रिपब्लिकन कंट्री में राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, लेकिन यह क्या होता है, निर्वाचित होता है। और पावर इतना दिया गया, अब जैसे जिस तरह के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्र पावर यहाँ जो अमेरिका में गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति होता है पावरफुल होता है, मोस्ट पावरफुल, इससे ज्यादा पावरफुल होता ही नहीं है, इससे ज्यादा पावरफुल न्यायपालिका इसका है, इसका जो पावरफुल है ये पीएम यहाँ का पावरफुल होता है। भारत में भी यही व्यवस्था अपनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, लेकिन इनकी जो पावर है प्रधानमंत्री की तुलना में कम होगा, पावर होगा, लेकिन यह जो है एक स्टैंप पैड के रूप में काम करेंगे। अब जो है कोई भी बहुमत, कोई भी विधेयक अगर दोनों सदन में पारित कर दिया जाता है, कोई भी विधेयक अगर दोनों सदन में पारित कर दिया जाता है, तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पे कुछ नहीं कर सकते, अपना विचार जो है नहीं कर सकते। वीटो, वैसे अब जब वीटो पावर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कंडीशन है जो वीटो पावर लगा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के अनुमति उस पर लिया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति जो है भारत के नाम मात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और मोस्ट पावरफुल कौन होता है यहाँ का, इंडिया में पीएम, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में बहुमत का शासन है और जहां न्यायपालिका को कार्यपालिका के नीचे रखा जाता है, तो क्या होगा, न्यायपालिका को अगर कार्यपालिका से नीचे रखा जाएगा तो 100% न्याय नहीं होगा। अगर न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका को अगर जजमेंट देता है तो कार्यपालिका द्वारा उस जजमेंट को नकार दिया जाएगा। लेकिन अगर न्याय यहाँ क्या किया गया है, रिपब्लिकन पार्टी रिपब्लिकन कंट्री में, यहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका से ऊपर रखा गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। अगर तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कार्यपालिका द्वारा कोई ऐसी विधेयक या ऐसा कानून या ऐसा एक लागू किया जाता है जो लोगों के हितों का हनन करता है, तो उस विधेयक बिल को न्यायपालिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। अब जैसे बहुमत का शासन है, बहुमत का शासन, बहुमत एक गलत, बहुमत अगर जो है गलत आदमी का भी बहुमत हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो गलत आदमी का बहुमत है, अगर 10 आदमी है, 9 आदमी या 6 आदमी 7 आदमी जो है गलत लोगों के साथ है,
इसका तात्पर्य नहीं है कि ये नहीं है कि वो गलत आदमी सही हो सकता है, बहुमत वो तो गलत गलत ही होगा, चाहे बहुमत हो या ना हो। लेकिन वही रिपब्लिकन कंट्री में है कि आप बहुमत में हो अथवा बहुमत में ना हो, लेकिन अगर आप सही है, आपके साथ न्याय चाहिए, तो न्यायपालिका आपको न्याय देगा। लेकिन अगर इसमें बात करें तो यहाँ ब्रिटेन में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ब्रिटेन का डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से नीचे रखा गया है। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से नीचे रखा गया। फंडा और ये जो है गणतंत्र रिपब्लिकन कंट्री में फंडामेंटल राइट्स, लोगों को के राइट्स, लोगों का मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है। अब देख लीजिए, अगर कहेगा कि बहुमत का शासन, अभी प्रेजेंट स्थिति में बहुमत का शासन है, तो आपको बीजेपी जो है बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास बहुमत है, तो ऐसा चाहे कि वो अपना संविधान को चेंज कर दे, नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो है न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसको खारिज कर देगा, कहेगा कि बहुमत रहे, तुम बहुमत में चाहे तुम 400 सदस्यों को 543 का 543 सदस्य लेके आ जाओ, लेकिन आपको जो है संविधान चेंज करने नहीं दूंगा, फंडामेंटल राइट्स को हनन होने नहीं दूंगा। ये जो है संविधान के भाग 3 में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हुए संविधान में या जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान निर्माताओं ने भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया। ये डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन सिस्टम हो गया। अभी जो बता रहे थे डेमोक्रेटिक सिस्टम, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या कहता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में होता है जिसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र में लोगों का शासन, बहुमत का शासन, बहुमत का शासन, बहुमत का शासन, शासन चलाने के लिए 3 व्यवस्था की जरूरत होता है। 3 व्यवस्था, पहले क्या होता है, जो कानून बनाता है, कानून बनाता है, कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और इससे उत्पन्न विवाद का निपटारा करना। ये 3 चीज है, इन्हीं चीज समस्या होगा शासन व्यवस्था में। कानून बनाएगा, कानून को लागू करवाएगा, इससे उत्पन्न विवाद को जो होगा निपटारा होगा। ये जो होता है इसको कहा जाता है विधायिका, जो कानून बनाता है विधायिका कहा जाता है, कानून लगा करता है, लागू करवाता है कार्यपालिका, जो मंत्रिपरिषद के रूप में होता है विधायिका, जो सांसद या विधायक जो कहता है स्टेट में कहा जाए विधायक के रूप में, सांसद कहा जाए तो संसद के रूप में संसद के सदस्य, और ये जो इसे निपटारा जो करता है वो न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका ये दोनों से अलग होता है और ये दोनों से ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है मेन रूप से ये दोनों का काम है, ये सबसे ऊपर को रखा गया, न्यायपालिका को राष्ट्रपति से भी ऊपर रखा गया है। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग लागू किया जाए तो या राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग लाया जाता है तो दोनों सदनों में पारित किया जाता है। न्यायपालिका, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के
मुख्य न्यायाधीश। अब न्यायपालिका की बात करें, पहले ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों की बात करें। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो होता है बहुमत का शासन होता है। बहुमत का शासन इंडिया की बात करें, भारत की, इंडिया में है, इंडिया की बात करेंगे मोस्टली नॉर्मली है, तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया है। इंडिया में दो सदनीय, दो सदनात्मक व्यवस्था है, दो सदन। दो सदन कौन कौन सा है? एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। निम्न सदन, उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, राज्यसभा, और निम्न सदन को लोकसभा। राज्यसभा में 250 सदस्यों की संख्या, 545 सदस्यों की संख्या, ठीक है। इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। बहुमत समझिए, 545 में से 543 सदस्यों का चुनाव जो है आम रूप से किया जाता है, यानी डायरेक्ट रूप से किया जाता है 543 सदस्यों का। और इन 543 सदस्यों का चुनाव होता है। अब 543 में से जो आधे से एक भी सदस्य आगे आ जाता है, एक भी सदस्य आगे हो जाता है, तो जो है आधे प्लस हाफ प्लस 1, तो ये अपना बहुमत बना लेता है, बहुमत बना लेता है। अब इससे ज्यादा अगर 400 सदस्य भी है तो भी बहुमत में है, 300 सदस्य तब भी बहुमत में है, फिर 543 में तब भी बहुमत में कहा जाएगा। और ये जो बहुमत में होते हैं, यानी जो विधायिका के सदस्य बहुमत में होते हैं, वही कार्यपालिका को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्यपालिका में वही जाते हैं, यानी मंत्री परिषद का सदस्य जो है, कार्यपालिका का सदस्य, इसको कहते हैं मंत्री परिषद का सदस्य, किसका होता है? विधायिका का ही सदस्य होता है। यानी विधायिका मंत्री परिषद के सदस्य बनने के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी होता है। कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए विधायिका का सदस्य जरूरी होता है। अब ये लोकतंत्र में बहुमत का शासन, इसमें हो गया बहुमत, और जो इसे सरकार बना लिया तो क्या हो गया? बहुमत का शासन। अर्थात डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह आ गया। ठीक है, अब जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह आ गया, यानी जो है लोकतंत्र में क्या आ गया? जिसका पावर था, जिसके पास बहुमत है, वो पावर में आ गया, आधा से अधिक पावर में आ गया। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि जो है आप अगर बात करें कि सीएपीएफ हो या सीएससी हो या टीपीसीएस हो, ये जो है सीएससी हो या सीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीएससी हो, सिविल सर्विस एग्जाम हो, या फिर राज्य का एग्जामिनेशन हो, राज्य का एग्जाम हो स्टेट का, तो या फिर आपका सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, सारे में बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक आपको काफी कवर करना पड़ेगा। आपको जो है 250 नंबर रहता है, आपको 5 से 7 क्वेश्चन सीएपीएफ में इंडियन पॉलिटी से रहेगा, 5 से 7 क्वेश्चन, चाहे सीएससी हो। पिछले पेपर जो है अगली क्लास में पिछले पेपर का डिस्कस करेंगे, पिछले पेपर को सारा जो है डिस्कस करेंगे, लाइव उसमें नहीं रहेगा। उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना अपना ज्वाइन कर लेंगे, अपना अपना नाम वगैरह जो है लिख के भेज देंगे, तभी उनको ज्वाइन हो पाएगा, नहीं तो फिर उनको ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम
क्या है, समझ में आ गया। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र को भी थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे अपनाया, इतना किसके नजदीक है, ये सारे जो है क्वेश्चन आपको ऐसे के तरह में अगर जो है लिख सकते हैं, काफी कुछ लिख सकते हैं ऐसे में पेपर 2 में, ठीक है। अब आगे बात करें प्रीएम्बल से शुरू कर देते हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बता दीजिए। पहले संविधान का देखेंगे, चलिए जो संविधान है क्या चीज, संविधान बनने में भारत का संविधान, संविधान बहुत इंपॉर्टेंट वन डे एग्जाम के लिए खास करके ये जो अभी बता रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पहला संविधान कब बना, 26 नवंबर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया क्योंकि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 को कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया था। वह संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय के बाद जो है संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। चलो ये जो है 2 वर्ष से 11 महीने में बहुत सारे ऐसे दिन हुए जिसमें बहस हुआ, बहुत सारे आर्टिकल्स हुए जिसको पास किया गया, बहुत सारे ऐसे जो आर्टिकल्स है कई सारे देशों को संविधान पढ़ने के बाद उसको अपनाया गया। तो भारत के संविधान में जो है 22 भाग 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा, सूची नहीं अनुसूची। 12 अनुसूचियां, 395 आर्टिकल है। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो है 22 भाग 308 हो गया, 395 भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है जो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। जब संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ संविधान सभा का। तो बैठक के में प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया यशवंत सिन्हा को, सचिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया। सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इनका जो उम्र देखते हुए इनको प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए सर आप अध्यक्ष बन जाइए, आप सबसे उम्रदराज हैं, सबसे सीनियर आदमी है। 11 दिसंबर 1946 को कहा गया कि भाई अब संविधान सभा के लिए परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए। परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। चलिए सर आप जो है परमानेंट अध्यक्ष रहेंगे जब तक संविधान बनेगा, आप इसके संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। जब संविधान सभा जो है एक संसद और
क्या बोले, जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो दो समस्याएं उत्पन्न हुई। एक संविधान को बनाने का, एक जो भारत आजाद भारत है उसमें कानून लागू करने का समस्या उत्पन्न हुआ। तो 15 अगस्त 1947 के बाद तभी यह संविधान सभा दो रूप में काम करने लगा। एक संसद के रूप में काम करने लगा, दूसरा संविधान सभा के रूप में भी काम कर रहा था। जब संविधान सभा के रूप में काम कर रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष के रूप में होते थे, और जब संसद के रूप में काम करता था तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष के रूप में होते थे 9 दिसंबर 1946 को। अब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बना, जो है ड्राफ्ट उसको तैयार करेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो है बी.आर. अम्बेडकर, आप देखते होंगे बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। इस आप ड्राफ्टिंग कमेटी कीजिए। और काफी बहस के बाद, काफी खर्च भी ज्यादा हो गया था। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद भारत का संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में इस संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा संविधान है। अब इससे जो है प्रभावित अंग, ये जो है प्रभावित कहाँ कहाँ से प्रभावित किया गया, संविधान से पहले क्या था, संविधान कैसे बना, ये सारे जो है अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट हैं, अब देखिएगा ये आपके पास 6 महीने का समय है। 6 महीने में CAPF क्लियर करना है। कल से क्लास लंबा रहेगा, लगभग 2 आवर्स का, तो इसको ध्यान रखेंगे। काफी लंबा, क्योंकि टॉपिक जो है आपका इंडियन पॉलिटी 15 दिन या 20 दिन से ज्यादा नहीं खींचूंगा। ठीक है, तब तक के लिए